नमस्कार, मैं बिट्टू जायसवाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके चैनल कैटलिस्ट एजुकेशनल कैंपस में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 दिगंत भाग 2। क्लास 12 जो है बिहार बोर्ड का, जिसका चैप्टर है जो बुक है दिगंत भाग 2, जिसका चैप्टर नंबर 9 जन जन का चेहरा एक, उसका क्वेश्चन आंसर को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि जन जन का चेहरा एक कविता से जो है कवि का क्या तात्पर्य है। तो देखिए इसका आंसर लिखिएगा आप लोग कि पीड़ित और संघर्षशील जनता का जो अपने मानवोचित अधिकारों के लिए कर्मरत है, यह जनता दुनिया के तमाम देशों में संघर्षरत है और अपने कर्म और श्रम से न्याय, शांति और बंधुत्व की दिशा में प्रयासरत है। कवि इस जनता में एक अंतर्वर्ती एकता देखता है, इसलिए कवि जन जन का चेहरा एक कहता है। अगला प्रश्न है कि बंधी हुई मुट्ठियों का क्या लक्ष्य है। तो इसका आंसर लिखिएगा, कवि जो है बंधी हुई मुट्ठियों के लक्ष्य के माध्यम से जनता की ताकत का एहसास कराना चाहता है, जो किसी भी विपरीत परिस्थितियों को अपने अनुकूल कर सकती है। यह ताकत इतनी ताकतवर होती है कि जन शोषक शत्रु को सत्ताच्युत कर देती है। मुट्ठियों की ताकत सामान्य जनता की ताकत है, और यदि इस ताकत के साथ कोई खिलवाड़ करे तो उसकी मिट्टी पलीद हो सकती है, चाहे वह कितना भी बड़ा जनशोषक क्यों ना हो। जब यह ताकत क्रूर होती है तो अपनी ज्वाला में जलाकर राख कर देती है। अतः कवि बंधी हुई मुट्ठियों के माध्यम से यथार्थ जनशोषक को इनसे न टकराने की नसीहत देता है। कवि ने सितारे को भयानक क्यों कहा है और सितारे का इशारा किस ओर है। तो इसका आंसर लिखिएगा, कवि ने सितारे को जनता के प्रतीक के रूप में प्रयुक्त किया है और ये सितारे देश के भविष्य का निर्धारण करते हैं। यदि इसके साथ जनशोषक वर्ग छेड़छाड़ करता है तो यह भयानक रूप धारण करता है। यह जनशोषक का सिंहासन को हिलाकर रख देता है। इस जनता का इशारा जनशोषक की सत्ता से बेदखल करने की ओर है। जब तक वह इस व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन नहीं कर देते हैं, तब तक वह शांत नहीं बैठता है। ये चमकते हुए सितारे अपने भविष्य का फैसला स्वयं करते हैं, इसमें किसी का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करते। और इसके साथ साथ जो कह रहा है कि आज तक जिसने भी इसके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की है, उसके पांव तले जमीन खिसक गई है। अगला प्रश्न है कि नदियों की वेदना का क्या कारण है। तो इसका आंसर लिखिएगा कि नदियों की वेदना जिंदगी के धारा के प्रतीक के रूप में प्रयुक्त हुआ है। नदी की धारा स्वच्छ, निर्मल, कलक करती हुई प्रवाहित होती है। यह अपने साथ नए जीवन संचार के प्रवाहित करती चलती है, लेकिन जनशोषक अर्थात पूंजीवादी व्यवस्था के कारण सामान्य जनता में स्वच्छ, निर्मल, कोमल जीवन का संचार नहीं हो पा रहा है। जनता इस व्यवस्था से आक्रांत है, त्रस्त है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि नदियों की वेदना का कारण सामान्य जनता को दुख, दर्द एवं संताप है। अगला प्रश्न है, दानव दुरात्मा से क्या अभिप्राय है। तो इसका आंसर लिखिए कि दानव दुरात्मा से कवि का अभिप्राय है कि अमानवतावादी दृष्टिकोण किसी भी महादेशीय बंधनों से बंधा नहीं होता है, बल्कि यह इन सबों से परे होता है। यह भौगोलिक ऐतिहासिक सीमा को नहीं मानता है, अर्थात सभी जगहों पर व्याप्त है। जिस प्रकार सभी जगह पर मानवीय मूल्य एक समान होता है, इसी प्रकार अमानवीय मूल्य भी सभी जगह एक समान है, उसमें किसी प्रकार की हेर फेर की गुंजाइश नहीं होती है। अगला प्रश्न है कि ज्वाला कहाँ से उठती है, कवि ने इसे अतिक्रूर क्यों कहा है। तो इसका उत्तर लिखिएगा कि ज्वाला जनता के हृदय से उठती है। जब जनता के हाथों का काम मुंह की रोटी छीनी जाती है, तब वो अपने हाथों का काम और मुंह की रोटी के लिए हिंसात्मक रूप धारण करती है। वह अपने अधिकार को छीनता हुआ देखकर घायल सिंह के भांति अपने शिकारी पर टूट पड़ती है। यह जो है भूख की ज्वाला इतना क्रोध कर देती है कि वह किसी भी हद तक जाने के लिए मजबूर हो जाती है। उनका मानवतावादी दृष्टिकोण अमानवीय हो जाता है। अगला प्रश्न है कि समूची दुनिया में जन जन का युद्ध क्यों चल रहा है। तो इसका उत्तर लिखिए कि समूची दुनिया में जन जन का युद्ध इसलिए चल रहा है कि सभी जगह सामान्य जनता पूंजीवादी व्यवस्था से आतंकित है।
जनता के हाथों का काम और मुंह की रोटी छीनी जा रही है। जनता अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए हिंसात्मक रूप धारण कर रही है। अपने मौलिक अधिकार में किसी प्रकार का परिवर्तन होते नहीं देखना चाहती है। आधुनिक भौतिकवादी वैज्ञानिक युग सामान्य जनता को संवरती जिंदगी को काले धुएं के आवरण से ढकना चाहता है। यह व्यवस्था शोषण, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार आदि अमानवीय मूल्यों को बढ़ावा दे रही है। इसमें जनता के जीवन को आंदोलन करने के लिए विवश कर दिया है। अगला प्रश्न है, कविता के केंद्रीय विषय क्या है? तो इसका उत्तर लिखिएगा कि जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता में साधारण जनता के प्रति मुक्ति बोध की कल्पनाशील और बोधयुक्त सहानुभूति उनके लिए हृदय दान की बेला बनकर आती है। इन प्रश्नों के उत्तर के लिए वे जीवन के प्रखर समर्थक की तरह उत्पीड़न की तह में जाते हैं। कवि की दृष्टि में विश्व के विभिन्न देश, प्रांत, गांव में रहने वाली सामान्य जनता की दशा एक ही तरह की है, अर्थात वह शोषक वर्गों द्वारा शोषित एवं उत्पीड़ित है। सामान्य जनता सभी स्थानों पर शोषण की चक्की में पीसी जा रही है। जनता की आशाओं आकांक्षाओं पर पानी फिर गया है। उनके कष्ट ने उन्हें असमय बुढ़ापे में तब्दील कर दिया है। पूंजीवादी व्यवस्था जनता की हरियाली को काले धुएं में बदल डाला। वह इस घुटन बड़ी व्यवस्था में जीने के लिए अभिशप्त है। इस व्यवस्था ने स्वच्छ, निर्मल, कोमल, कलरव करती हुई प्रवाहित नदी जो मस्ती का गान गाती हुई बहती थी, वेदना का गान करने लगी और उसमें वह उमंग और तरंग नहीं है। मनुष्य की दानव दुरात्मा की प्रवृत्ति भिन्न भिन्न भौगोलिक ऐतिहासिक बंधनों से मुक्त है। वह किसी को मानवीय भावनाओं से बंधी नहीं है। उसी प्रकार मानव के मानवोचित गुण इन सब सीमाओं से परे हैं। विश्व की जनता वर्तमान पूंजीवादी भौतिकवादी व्यवस्था से आतंकित है और इस व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन बिना क्रांति संभव नहीं है। सभी एक ही सिक्के के पहलू हैं। अगला प्रश्न है कि प्यार का इशारा और क्रोध का दुधारा से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर लिखिएगा कि प्यार का इशारा और क्रोध का दुधारा से कवि का तात्पर्य यह है कि चाहे वह यानी जनता जिस देश में निवास करती हो, उनके प्यार का इशारा यानी मानवतावादी दृष्टिकोण एक होता है। उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार जब शोषक वर्ग के खिलाफ क्रोध की धारा उबल पड़ती है तो वह दो नहीं बल्कि एक समान नजर आती है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के प्रसार को किन लोगों ने अपनी सेनाओं से गिरफ्तार कर रखा है? तो इसका उत्तर लिखिएगा कि पृथ्वी के प्रसार को पूंजीवादी लोगों ने अपनी सेनाओं अर्थात औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार कर गिरफ्तार कर रखा है। जिन खेतों में हरे भरे पेड़ पौधे होने चाहिए, जो धरती अपनी हरियाली के लिए जानी जाती है, आज उसमें औद्योगिक क्षेत्र पैदा करने की कोशिश की जा रही है। उसमें तरह तरह के कल कारखाने बैठाए जाने लगे हैं। इनके धुएं से अगल बगल की हरियाली भी समाप्त होती जा रही है। ठीक है। देखिए अगला प्रश्न जो है कि अर्थ स्पष्ट करना है। आशामय लाल किरणों से अंधकार चीरता सा मित्र सा स्वर्ग एक, जन जन का मित्र एक इसका अर्थ स्पष्ट करना है। और एक है एशिया के, यूरोप के, अमेरिका के भिन्न भिन्न वास स्थान, भौगोलिक ऐतिहासिक बंधनों के बावजूद सभी और हिंदुस्तान। देखिए ये वाला और एक और कि कविता के सभी पंक्ति का अर्थ स्पष्ट करते हुए भावार्थ लिखना है। तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग को बता चुके हैं। ठीक है। अर्थ स्पष्ट करने वाला यानी भावार्थ सबका लिखना है, तो आप लोग जो बताए हुए वही लिख लीजिएगा। ठीक है। तो रहने देते हैं इतना ही। बाय। टेक